हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गौड़ सर। रे ऑप्टिक्स में हमने लेंस फॉर्मूले बता दिए हैं, लेंस फॉर्मूली बता दिए हैं इनफैक्ट, मैग्नीफिकेशन का और यू वी एफ में रिलेशन। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज करा दिए हैं। लेंसेज ऑलमोस्ट फिनिश हो रहा है, तो अब हम आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं और उसके बाद हमारे पास एक रह गया है स्कैटरिंग, देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होगा। तो चलते हैं बच्चे वीडियो लेक्चर की तरफ। रेडी। तो लास्ट आप एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो। दिस वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज में मैंने बताया। और यहाँ बच्चे मैंने अभी एक सिंबॉलिकल लेंसेज लिए हैं, तो दे आर नॉट कॉन्वेक्स लेंसेज बोथ। हो सकता है एक कॉन्वेक्स हो, एक कॉनकेव हो, या दोनों कॉनकेव हो या दोनों कॉन्वेक्स हो। तो इसके लिए हमने कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगाया था, यदि आप देख रहे हो तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला ये हमारे पास आ गया था। ठीक है, ये लेंसेज इन थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा यदि कोई एक्स्ट्रा पूछता है तो चलो मैं बता देता हूँ। लेंसेज यदि अपार्ट हैं तो भी एक फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन माना पूछ लिया। लेंसेज सेपरेटेड अपार्ट, ये मैं बस लिखा देता हूँ, लेंसेज सेपरेटेड अपार्ट। तो आपके पास मान लीजिए एक ये लेंस है और एक ये लेंस है, और इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, और इनके बीच में सेपरेशन d है। तो बच्चे 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। ये इसका एक फॉर्मूला है, आप इसको चाहे तो याद कर सकते हो। यूज़ नहीं करना है इसको, यूज़ करोगे तो आपको सेपरेट सेपरेट ही करना है ना। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको अलग टाइप के करा देता हूँ, और देखो ज़रा फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखो, एक दो क्वेश्चन रह गए हैं हमारे पास, उसको भी मैं करा देता हूँ। लेंस फॉर्मूले के मैंने क्वेश्चन कराए थे। एक क्वेश्चन और है जो बच्चे ज़्यादातर गलत करते हैं, वो है कि माना कन्वर्जिंग बीम है। कन्वर्जिंग बीम का क्वेश्चन जरूर करो, जैसे मैंने आपको मिरर में भी कराया था। ठीक है, कन्वर्जिंग बीम है, ये आपके पास कन्वर्जिंग बीम मीट एट पॉइंट P, और एक ठीक है एक कॉन्वेक्स लेंस हमने रख दिया है, इज प्लेस्ड। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बस बीच में पूरा सेंटेंस नहीं लिखा रहा हूँ। इज प्लेस्ड एज शोन। तो ये पूछ रहा है कहाँ पर फाइनल इमेज बनेगी। ठीक है, वेयर विल रेज फाइनली कन्वर्ज, वेयर विल रेज फाइनली मीट, ये क्वेश्चन है। तो सपोजिंग हमारे पास ये, एक मिनट, ये आपके पास रेज हैं, ये मान लीजिए यहाँ कन्वर्ज हो रही हैं ऐसे, ये आपका पॉइंट कोई P है। ठीक है, ये आपका पॉइंट P है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेज आपके पास आ रही हैं, कन्वर्जिंग बीम, और इन द पाथ ऑफ दिस बीम एक हमने कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है, और इसकी बच्चे फोकल लेंथ भी कुछ होगी। इसकी फोकल लेंथ मान लीजिए 40 सेंटीमीटर है, और ये इससे मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, या ऐसे कर लेते हैं, इसको कुछ भी ले लेते हैं, लेट इट बी एट 40 सेंटीमीटर। मैंने ज़्यादा ले लिया, चलो कोई बात नहीं, इसको हम चेंज कर लेते हैं। दिस इज सपोजिंग 20
सेंटीमीटर। और ये बच्चे 30 सेंटीमीटर पहले हमने एक लेंस रख दिया है इस पॉइंट से 30 सेंटीमीटर पहले। अब वो पूछ रहा है रेज कहाँ पर फाइनली कन्वर्ज होंगे। अब ये पहले तो ये यहाँ पर इंसिडेंट है ही, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सॉरी ऑप्टिकल सेंटर तो यही है। तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, मैंने बताया तो पहले दिन से ही आपको बता रहा हूँ। मतलब जिसने पहला नहीं देखा है मेरा वीडियो देख ले, क्योंकि सारा फर्स्ट पर ही बेस्ड है। ये इंसिडेंट रेज हैं। इंसिडेंट रेज का मैंने बताया था कि वो ऑब्जेक्ट बनाता है, इंसिडेंट रेज है तो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हो गया बच्चे यू। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यू को मान लेते हैं माइनस। अरे भैया यू माइनस क्यों होगा, ये रियल ऑब्जेक्ट होना है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है बोलो, दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब आपके पास फोकल लेंथ बच्चे कॉन्वेक्स है तो प्लस है, तो यहाँ पर u की वैल्यू कितनी है +30, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है +20। क्या पूछ रहा है, इमेज की पोजीशन। लेंस का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लगाओ बच्चे वैल्यू, 1/+20 इज इक्वल टू, जो अननोन है उसमें साइन नहीं लगा रहे हैं, माइनस के प्लस के 30। तो क्या आंसर आया, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। तो ये आपके पास आ गया 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30, 60 LCM। ये हो गया 3 + 2 दैट इज 5/60, 5/60, 60 है 16 नहीं, 1/12। तो इससे आपके पास v की वैल्यू हो गई +12 सेंटीमीटर। इसका मतलब उसने कन्वर्ज कर दिया, यानी फाइनली जो रेज हैं दे आर कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट। ये यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है और ये इसका v की पोजीशन आ गई। तो v इज इक्वल टू +12 सेंटीमीटर, यानी कन्वर्जिंग लेंस से इसने और इसको कन्वर्ज कर दिया, कन्वर्जिंग बीम को फर्दर कन्वर्ज कर दिया। ये अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन और है, उसको भी आप एज ए थंब ऐसे थंब रूल याद कर सकते हो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो है कि इफ़ कोई भी लेंस है ना, आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है, अ ग्लास लेंस, मैं कॉन्केव कॉन्वेक्स नहीं लिख रहा हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, हैज़ focal length f in air, हवा में इसकी फोकल लेंथ f है। यदि इसको हमने किसी मीडियम में पानी में डाल दिया, इफ लेंस बी डिप्ड या इमर्स्ड एंटायरली इन वाटर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाटर का सबको पता है 4/3 है। तो फाइंड फोकल लेंथ लेंस की, अब लेंस तो बच्चे ग्लास का ही रहेगा ना, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर। ध्यान रखना मिरर में कोई चेंज नहीं आता है, मिरर में क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं, तो मिरर में कुछ चेंज नहीं आता है। ग्लास लेंस है, फोकल लेंथ f दे रखी है हवा में, लेंस को हमने पानी में डिप कर दिया, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर। ये आपका सिचुएशन हुई, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास चाहे कुछ भी लेंस हो, कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताओ इसकी डायमेंशन थोड़ा ना चेंज कर रहे हो।
तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी जो लेंस है 1/f वो प्रोपोर्शनल होगा म्यू लेंस का मीडियम यानी μ2 अपॉन μ1 -1। बच्चे यदि आपने μ-1 याद रख लिया तो हो सकता है आप गलत करो, क्योंकि आप सोचोगे पहले तो है हवा में, तो यहाँ पर आपने म्यू रख दोगे ग्लास का, फिर कहोगे पानी में चला गया तो फिर आप म्यू रख दोगे पानी का। ऐसे नहीं है, लेंस पानी पानी तो ना हो गया है लेंस तो ग्लास का ही रहेगा, सराउंडिंग्स। तो मैंने कहा था फॉर्मूले आप फाइनल फॉर्मूले मत याद रखो, आपको ऐसे फॉर्मूले याद रखो जो ऑल्ट्रेशन जिनका मॉडिफिकेशन हो सकता है। बड़े फॉर्मूले याद रखो मीनिंग के साथ। तो ये हो गया μ2 अपॉन μ1। μ2 बच्चे किसका है, चलिए बताएं, लेंस का, और μ1 क्या है, सराउंडिंग्स का। R1 R2 रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो सेम ही रहने वाला है। तो अब बच्चे पहले केस में, फर्स्ट केस हवा है तो 1/f एयर इज प्रोपोर्शनल टू, बोलो बच्चे, लेंस किसका है, ग्लास का, सराउंडिंग कितनी है, हवा की, -1। दूसरा सिचुएशन इन वाटर, पानी में बच्चे जब करेंगे तो दिस इज 1/f वाटर इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ मुझे बताओ क्या आएगा ऊपर। अरे लेंस तो ग्लास का ही है लेकिन सराउंडिंग पानी हो गई है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब इक्वेशन ये 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और 1/2। ये क्वेश्चन बच्चे याद भी रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कुछ सॉल्व किए आंसर आ जाएगा, 4 टाइम्स आता है। देखो इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, तो f वाटर अपॉन f एयर इज इक्वल टू म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर -1 डिवाइडेड बाय म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर -1। तो बच्चे ये हो गया FW अपॉन f एयर इज इक्वल टू, अब बच्चे म्यू ग्लास है 3/2 -1, और ये नीचे आ गया 3/2, और ये 4/3 -1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 -1 हाफ, और ये हो जाएगा 9/8 -1 यानी 1/8। तो आंसर आ गया इसका 8/2 दैट इज़ 4। बताया था मैंने आपको। तो इसका आंसर फिक्स है। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 है और एयर और ग्लास का 3/2 है, तो आपके पास ये फॉर्मूला हमेशा रहता ही है कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो लेंस के क्वेश्चंस आपको आराम से हो पा रहे हैं। 2-3 लेंसेज दे रखे हो तो बच्चे सिंगल सिंगल लेंस यूज करके क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, चलते हैं। प्रैक्टिकल भी हैं इसमें, प्रैक्टिकल भी लेंस के हैं। जैसे फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस निकालना है यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, तो जैसे मैंने आपको डे डायग्राम बना के बताया वैसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब लेंस तो हमारा ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया मैंने, नहीं एक छोटा टॉपिक रह गया, पावर ऑफ लेंस कर लेते हैं, वो भी अच्छा सा है, आसान सा 10th वाला ही है, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस P से डिनोट कर रहे हैं। तो आपको इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है वैसे, पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन तो अलग है चलो, लेकिन आपको इतना ज़्यादा कभी पूछता भी नहीं है, बस ये पूछा जाता है कि पावर ऑफ लेंस इट इज़ रेसिप्रोकल कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एबिलिटी है। फोकल लेंथ का मतलब है कितना फैला रहा है, कितना दूर भेज रहा है, पावर का मतलब कितना पास कर रहा है। ठीक है, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, ये एबिलिटी है लेंस की। ठीक है, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज।
ठीक है, अब इसकी जो एबिलिटी है बच्चे वो साइंस से ही पता पड़ेगी। यदि आपको मैंने बताया था कि यदि कोई भी कन्वर्जिंग लेंस बनता है चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, तो उसकी फोकल लेंथ राइट साइड में है, यानी पॉजिटिव फोकल लेंथ है। यदि डाइवर्जिंग लेंस बनना है चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, तो उसकी फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में है, यानी कि फोकल लेंथ नेगेटिव है। तो ऐसी पावर भी पॉजिटिव नेगेटिव से होगी। इसके मैथमेटिकली आप बस लिख लो, ज़्यादा डीप बिल्कुल मत जाओ। मैथमेटिकली कि पावर जो आपके पास ऑफ लेंस है वो इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, बस। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ बच्चे मीटर में होना चाहिए, और जो पावर जो है उसकी यूनिट ऐसा यूनिट डायोप्टर है, यानी पावर जो हो गया आपके पास वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है, लेकिन एफ मीटर में है, और पावर जो है फिर डायोप्टर में हो जाएगा। ठीक है, असली में बच्चे डेफिनेशन कुछ और है इसकी, मैं बताऊं अब आपको ध्यान से। चलो मैं डीपली बता दूं कि असली में देखो एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये मान लीजिए, चलो मैं असली बताऊं, एक रे बच्चे पैरेलल आ रही है, ये रे पैरेलल आ रही है, इसने बच्चे कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। ये मान लीजिए हाइट h है, असली मैं आपको दिखा रहा हूँ भैया क्या होती है h। ये एंगल मान लीजिए डेल्टा है, ये आपको पता है फोकस है, तो tan डेल्टा क्या है, tan डेल्टा इज इक्वल टू h बाई एफ। तो बच्चे जो tan डेल्टा है दिस इज पावर, पावर ऑफ लेंस है। यदि आपके पास h जो है वो 1 मीटर है, डेल्टा क्या है आपके पास, जो आपका एंगल बन रहा है, जो कन्वर्जिंग बीम प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बन रही है, तो उसका टेंजेंट। तो पावर ऑफ लेंस इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द कन्वर्जिंग बीम विद द प्रिंसिपल एक्सिस एक्यूट एंगल इफ द रे इज इंसिडेंट ऑन द लेंस एट ए हाइट 1 मीटर। तो ये tan डेल्टा इज पावर ऑफ द लेंस, यदि h 1 मीटर है तो इसका मतलब पावर जो है बच्चे क्या हो गई 1/f। ये आपके पास असली में मैंने आपको बताया, ठीक है। ये आपको अब देखो कुछ नहीं पता पड़ता, कंपटीशन है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है डीपली, है नहीं, ये कोई नहीं बताने वाला है आपको। ये मैंने आपको समझा दिया, ये पावर ये अलग से मैंने समझा दिया, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हो सकता है आप लोग इसको देखकर बताएं आपका, इसको छोड़ दो। अब बच्चे बस ध्यान क्या रखना है कि हमारे पास जो पावर है, पावर कन्वर्जिंग लेंस है, तो पावर पॉजिटिव होगी यदि कन्वर्जिंग लेंस है। तो मैं इसको कॉन्वेक्स और कॉनकेव नहीं कह रहा हूँ, कन्वर्जिंग लेंस है तो पावर पॉजिटिव है। पावर बच्चे नेगेटिव है यदि आपके पास डाइवर्जिंग लेंस है तो, ठीक है। पावर पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो बनती हैं, पॉजिटिव लेंस है कन्वर्जिंग, नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग, करेक्ट है। तो ये आप अब इसमें क्वेश्चंस करना चाहो कर लो, बहुत छोटे से बच्चों वाले क्वेश्चंस आएंगे। ये देखो जरा एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, ये आपके पास सपोजिंग लेंसेज रखे हैं, एक ये लेंस है, एक ये लेंस है, एक सपोजिंग ये लेंस है, तीनों लेंस आपने लगा दिए। सपोजिंग इसकी फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ f1 मान लीजिए +20 है सेंटीमीटर,
इसकी फोकल लेंथ f2 इज सपोजिंग प्लस के 40 सेंटीमीटर है, और इसकी फोकल लेंथ बच्चे आपको पता है कॉनकेव है तो माइनस के मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है ये सारा मिलकर एक कॉम्बिनेशन हो गया, तो फाइंड, मैंने ऐसे 3 क्वेश्चन ऐसे तीनों मिला लिए, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन एंड इट्स नेचर, और इसकी नेचर क्या होगी, इसकी नेचर बताओ। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन और इसकी नेचर बताएं। तो आपको बच्चे करना क्या है, फॉर्मूला कांटेक्ट में लेंसेज थिन, लेंसेज आर इन थिन इन कांटेक्ट, तो थिन लेंसेज इन कांटेक्ट वाला फॉर्मूला लगाओ। तो क्या फॉर्मूला है, 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो ये आपके पास हो गया। तो आपके पास बताएं बच्चे, तो 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू, सॉरी, 1/f1, तो 1/+20। दूसरा बच्चे ये भी कॉन्वेक्स है तो प्लस के 40। तीसरा बच्चे आपके पास कॉनकेव है तो माइनस के। तो इसमें आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 ले लेते हैं, तो 6 + 3 - 8, तो फोकल लेंथ इक्वलेंट कितना आ गया, 9 - 8/120, 1 फोकल इक्वलेंट है नहीं, 1 मिनट, 1/f इक्वलेंट ये आ गया, 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1/120। तो फोकल लेंथ इक्वलेंट लेंस की आ गई प्लस के 120 सेंटीमीटर। करेक्ट है बच्चे, हो गया ये भी क्वेश्चन। तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज के क्वेश्चंस भी करा दिए, ठीक है। और एक प्रैक्टिकल है वो अलग है, प्रैक्टिकल में पानी रखते हैं, ठीक है, और उस तरह का क्वेश्चंस है, चलो कर लेंगे उसको। आगे एक सेशन हम जो है 2 सेशन रख लेंगे बच्चे न्यूमेरिकल्स के, तो उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम कर लेंगे, ठीक है। ये टॉपिक मैं अब यहाँ से फिनिश कर रहा हूँ। इसके बाद आगे मैं सोच रहा हूँ आपको डिस्पर्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसको यहीं फिनिश करते हैं, डिस्पर्शन पर आते हैं। सिंपल टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। चलिए, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन का मतलब है बच्चे, वाइट लाइट यदि प्रिज्म पर आ रही है तो लाइट का स्प्लिट होना, ये तो सबको आता है। रीजन हम देखेंगे क्या रीजन है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट into 7 constituent colors, 7 constituent colors, this is called splitting, ठीक है। splitting of white light into 7 constituent colors, इसको हम कह रहे हैं डिस्पर्शन। अब रीजन देखेंगे पहले, पहले रुक जाओ, मैं बना देता हूँ ये, 1 मिनट, ऐसा करते हैं।
प्रिज्म ले लेते हैं। प्रिज्म का मैंने बताया था ये क्या है, ये प्रिंसिपल सेक्शन है। वाइट लाइट बच्चे आ रही है, सपोजिंग ये वाइट लाइट इंसिडेंट है, ये इसका इनिशियल पाथ। यहाँ पर बच्चे डिस्पर्शन 7 कलर्स में ब्रेक होती है ऐसे। सेवन कलर्स में आ जाती है। ऐसे यहाँ बच्चे स्क्रीन रख लेते हैं, एक स्क्रीन को यहाँ रख लिया जाता है, एक स्क्रीन रख लेते हैं। यहाँ पे एक स्क्रीन है, दिस इज स्क्रीन। और यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपके पास आ गए, रेड आ गया, येलो आ गया, एंड सपोजिंग ये ब्लू, ये वॉयलेट मान लो। तो ऐसे आपके पास 7 कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये सब ऐसे कलर्स आ गए, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऐसे आपके 7 कलर्स आते हैं। वॉयलेट, VIBGYOR, ठीक है। ऊपर रेड कलर है और नीचे आपके पास सबसे ज़्यादा जो डिस्पर्स हो रहा है वो वॉयलेट कलर होता है। वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा डिस्पर्स हो रहा है। अब इसका रीज़न आपको देखना पड़ेगा कि ये देखो बच्चे, वाइट रे, ये इंसिडेंट रे हो गए, एंगल ऑफ प्रिज्म ए है। अब इनको पीछे प्रोड्यूस किया जाए, यदि इसको पीछे प्रोड्यूस किया जाए बच्चे, ये देखो इसको पीछे प्रोड्यूस किया जाए, इसको पीछे प्रोड्यूस किया जाए, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको ये दिख रहा है कि इन सबके जो डेविएशन है ये अलग अलग आ रहे हैं। इसका डेविएशन देखो ये है, इसका डेविएशन बच्चे अलग है, इसका डेविएशन बच्चे और अलग है। तो सबके डेविएशन अलग अलग आ रहे हैं यदि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। तो ये इसका रीज़न हम देखते हैं क्या है। तो मैंने आपको बताया था, वी नो, मैंने ड्राइव कराया था, फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, वी नो फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, यानी जिसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म ए है वो बहुत छोटा है, यानी 5 डिग्री के आसपास, सॉरी 5 डिग्री के आसपास है 5 डिग्री के आसपास है। तो वहाँ मैंने बताया था कि जो डेविएशन है दैट इज इक्वल टू μ-1 इंटू ए, यानी जो डेविएशन है वो किस पे डिपेंड करता है? डेविएशन डिपेंड्स अपॉन म्यू। डेविएशन डिपेंड्स अपॉन म्यू। एक बच्चे है कॉचीज डिस्पर्सिव फॉर्मूला, कॉचीज डिस्पर्सिव फॉर्मूला, ये बड़ा काम का है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। उसने बताया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल एंड वेवलेंथ। उसने कहा कि म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वेयर प्लस सो ऑन। तो आप अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चलो कि 1 अपॉन लैम्डा स्क्वेयर ही है। ये तो बड़ा
शॉकिंग सा रिजल्ट आ रहा है कि अब तक तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मान लिया 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मान लिया 4/3, भैया ये क्या है? यहाँ तो कुछ और ही खेल हो रहा है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर पर डिपेंड कर रहा है, यानी डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो इससे समझ में आ रहा है कि जो वाइट लाइट के अंदर जो 7 कलर्स हैं, उन 7 कलर्स के लिए प्रिज्म डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह से बिहेव करेगा, और डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट डेविएशन आएगा। समझ में आया नहीं? यानी कि आप देख रहे हो कि सेम मटेरियल की चीज़ है लेकिन डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होगी यदि डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट है। तो कुछ बच्चे देखते हैं कि कोई आपका ऐप आता है, जैसे गाना है या फिर कुछ और आता है, तो उसके अंदर रेड और ब्लू होते हैं, माना कोई आपको ऊपर उठा हुआ नज़र आएगा, कोई आपका नीचे उठा होगा। जो कलर जो गाना चल रहा है उसका टाइटल जो है, मान लीजिए वो ऊपर उठा हुआ है, वो दूसरे कलर का होगा, और जो अभी वेट कर रहा है वो नीचे कलर का होगा। आपको 3D इमेज सी लगेगी आपको। ये है तो क्योंकि आपके पास प्लास्टिक की चीज़ है, प्लास्टिक का सरफेस है, उसमें आपको एक ही प्लेस पर यदि एक डॉट लगा दिया जाए रेड और एक डॉट लगा दिया जाए ब्लू, तो उनमें आपस में ऊपर नीचे नज़र आएगा। और सबको मैं बता दूं, जल्दी से ज़रा बताओ कि एपरेंट, ज़रा मैं अभी बताया था, चलो। एपरेंट डेप्थ जो होता है वो रियल डेप्थ अपॉन म्यू। सपोजिंग बच्चे ये ग्लास है, अब देखो भी समझ में आएगा आपको। यहाँ पर मैंने 2 डॉट रखे, ठीक है, ब्लू डॉट है और रेड डॉट है। अब ज़रा मुझे बताइए कि जिसका म्यू, सोच के बताना, जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसका एक्स एपरेंट कम होगा। म्यू किसका ज़्यादा है? लैम्डा बच्चे ब्लू का सबसे कम है, ब्लू इज़ लेस देन लैम्डा रेड, तो म्यू ब्लू विल बी ग्रेटर देन म्यू आर। या ऐसे देख लो सीधा, एक्स एपरेंट इज, चलो छोड़ो, एक्स एपरेंट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर, ऐसा कर लो। यानी जिसका लैम्डा ज़्यादा है उसका एक्स एपरेंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब रेड जो है आपको यहाँ नज़र आएगी, देख लो बच्चे कितना अच्छा क्वेश्चन बताया मैंने आपको। रेड जो है यहाँ दिख रही है, और ब्लू जो है थोड़ा और ऊपर नज़र आएगी। तो देख रहे हो आप? तो इसलिए आपको नज़र आएगा, सपोजिंग ये गाना जो है बज रहा है, तो ये ब्लू ऊपर हो गया और ये वेटिंग है नेक्स्ट, वो नीचे रहेगा ऊपर से देखने पर। तो इफ़ वी हैव 2 डॉट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ब्लू एंड रेड, एंड व्हेन वी आर सीइंग इट फ्रॉम अबव, पानी के नीचे आपने ऐसा घर पर करके देख लेना, एक बीकर ले लेना, उसमें एक पेपर लेना, पेपर के ऊपर एक थोड़ा कार्डबोर्ड लेना, हल्का सा वाइट कार्डबोर्ड हो, उस पर एक डॉट ब्लू लगाना, एक रेड पेन से लगाना, उसको बीकर के बॉटम पर रख देना, ऊपर से देखना, तो वो आपको अलग अलग हाइट पर नज़र आएंगी। ये तो घर एक्सपेरिमेंट करके देखो ना, इल्यूजन है। तो देख रहे हो बच्चे, जिसका लैम्डा ज़्यादा है उसका एक्स एपरेंट ज़्यादा होगा, तो रेड जो है नीचे शिफ्ट होगी और ब्लू ऊपर। ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे नीट में। तो ये सारा खेल किसका है? कॉचीज डिस्पर्सिव फॉर्मूला है, यानी लैम्डा डिफरेंट डिफरेंट है कलर्स का, तो म्यू भी डिफरेंट डिफरेंट है। समझ में आ गया? तो अब रीजन लिखूं मैं, तो लैम्डा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर, चलो ये तो मैंने लिखा ही दिया खैर। तो आपके पास जो डेल्टा है, डेल्टा बच्चे म्यू पर डिपेंड कर रहा है, और म्यू जो है वो लैम्डा स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट refractive index and different angle of deviation। और ध्यान रखना कि हमें जो एक्चुअली में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बच्चों को पता नहीं रहता, मैं बताया चलो। देखो हमारी जो आईज हैं दे आर सेंसिटिव
बिटवीन दीज कलर्स ओनली। हमारी जो आंखें हैं, आईज आर सेंसिटिव। तो स्काई मुझे बताओ, स्काई असली में तो सबसे ज़्यादा वॉयलेट डिस्पर्स हो रहा है, तो स्काई तो बच्चे वॉयलेट कलर का है, लेकिन आप तो ब्लू कहते हैं। बिकॉज वॉयलेट एंड इंडिगो के कंपैरिजन में ब्लू ज़्यादा है, हमारी आइज आर सेंसिटिव फॉर ब्लू कलर, तो हमें स्काई ब्लू नज़र आता है, जबकि वॉयलेट इंडिगो होना चाहिए, वॉयलेट होना चाहिए। तो यदि आपकी आइज रोबोटिक होती तो आप स्काई का कलर क्या बोलते, वॉयलेट। अच्छा क्वेश्चन है। असर्शन, इफ योर आइज वर रोबोटिक देन व्हाट वुड यू perceive the color of the sky? You will perceive the color of the sky as violet. Reason, because violet dispersed most. लेकिन हमें तो नहीं पसंद आंखों को ब्लू और रेड के बीच में ही हमारे आई सेंसिटिव है। और इसमें भी बच्चे येलो जो है, इसका भी शायद मेडिकल उसमें आता है, बायोलॉजी में 555 नैनोमीटर या 5550 एंगस्ट्रॉम, इसके लिए हमारी आइज मोस्ट सेंसिटिव हैं, मोस्ट सेंसिटिव। तो आप देख लेना, यदि आपके पास कोई येलो टी शर्ट है तो उसको बच्चे आप रखना बाहर सुखाना, तो देखना कि बहुत सारे बटरफ्लाइज एटसेट्रा इंसेक्ट्स वो उसको स्ट्राइक कर रहे होंगे, बहुत सेंसिटिव है आइज। इस येलो कलर 5550 एंगस्ट्रॉम कलर क्यों हमारी आइज सेंसिटिव है? क्योंकि हम जो है सोलर सिस्टम के पार्ट हैं। तो आपको पता है कि जो सन की जो लाइट है वो इसी रीजन में तो है। तो आर आइज, अब हमारी आंखें क्या, ऑल द क्रीचर्स विच आर लिविंग ऑन द प्लैनेट अर्थ, जहाँ सन है, वो सारे के सारे उनकी आइज जो हैं दे आर अकस्टम टू दिस पर्टिकुलर कलर। हमारे सन जो है ना वो लाइट इसी शेड में तो देता है, इसी रीजन में देता है। ठीक है, टेम्परेचर के हिसाब से वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाकर लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी। क्लियर है नहीं? ये सारी चीज़ें पता है आपको, 11th की चीज़ है, चलो हम पढ़ाएंगे आपको जब वीडियो बनाएंगे। तो आर आइज आर मोस्ट सेंसिटिव फॉर 555 नैनोमीटर कलर, जोलॉजी में आएगा। ठीक है, यहाँ भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो जो येलो है बच्चे, इसको कहते हैं मीन येलो कलर। येलो को कहते हैं हम मीन येलो कलर। समझ में आ गया? जो वीडियो देखेगा बच्चे उसको समझ में आ जाएगा क्या राज है, कि येलो जो है बिल्कुल बीच में आ रहा है, 1 2 इधर 2 इधर, बीच में आ रहा है नहीं। वॉयलेट इंडिगो तो हमारे आइज सेंसिटिव है ही नहीं। फोटोग्राफिक प्लेट के लिए बच्चे कलर्स होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। यहाँ जो कलर है ये फोटोग्राफिक प्लेट, ये आइज सेंसिटिव है। जो फोटोग्राफिक प्लेट इज सेंसिटिव फॉर कलर्स बिटवीन वॉयलेट एंड ग्रीन। आवर आइज आर सेंसिटिव फॉर कलर्स बिटवीन ब्लू एंड रेड। करेक्ट? समझ में आया आपको कंसेप्ट? ठीक है, तो ये सारा खेल है। अब इसमें पीछे चलो जरा एक बार। तो ये आपके पास डेविएशन जो है अलग अलग मैंने बता दिया। ये आपका रेड के लिए डेविएशन हो गया, ये सपोजिंग वॉयलेट के लिए डेविएशन हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, ज़रा एक बार मैं और दोबारा डायग्राम बना दूं कि हमारे पास ये, एक बार ये देख लो, और वाइट लाइट आ रही है हमारे पास, एक सेकेंड, ये वाइट लाइट है, ये आपके पास ये हो गया, ये रेड हो गया, और ये बच्चे वॉयलेट हो गया मान लीजिए। इसको पीछे प्रोड्यूस किया मैंने, इसको पीछे प्रोड्यूस किया। ठीक है, ये हमारे पास वॉयलेट है। ठीक है, ये वॉयलेट कलर ले लेते हैं, ये रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास एंगल आ रहा है, दिस एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल, ठीक है, ये है आपके पास थीटा से डिनोट कर रहा हूं। तो इसको कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। हेडिंग क्या है? एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन थीटा। तो थीटा की डेफिनेशन क्या हो गई?
It is the angle between deviation. It is angle between the deviation of extreme colors. एक्सट्रीम कलर्स के बीच में जो डेविएशन आ रहा है, उनका जो डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये तो बच्चे है वॉयलेट के लिए और ये है बच्चे रेड के लिए। तो ये आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू डेविएशन फॉर वॉयलेट माइनस डेविएशन फॉर रेड। करेक्ट। तो डेविएशन फॉर वॉयलेट एंड डेविएशन फॉर रेड के बीच में जो डिफरेंस आएगा, इसको कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। करेक्ट, समझ में आ गया आपको। अब ये जो एंगुलर डिस्पर्शन है, इसको और देखो जरा कि ये येलो के रिलेटिवली, पीछे चलते हैं एक बार और। यहाँ बच्चे बीच में येलो भी है, यहाँ बीच में येलो लाइट भी ले लेता हूँ, येलो रे। इस येलो के रिलेटिवली, ये येलो है, मीन येलो कलर, येलो के रिलेटिवली जो स्पेक्ट्रम है कितना एंगल से फैला हुआ है वो हमें देखना होता है। उसको कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर जो ओमेगा होता है, दिस इज द एंगुलर डिस्पर्शन divided by deviation for yellow color। डेविएशन फॉर येलो कलर मतलब थीटा अपॉन डेल्टा वाई। थीटा क्या है? डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड। तो ये हो गया डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड अपॉन डेल्टा येलो। अब फॉर्मूला बना लेते हैं। हमें पता है डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो बच्चे आप बताओ डेल्टा रेड के लिए क्या होगा? म्यू फॉर रेड माइनस 1 इंटू ए। डेविएशन फॉर वॉयलेट क्या होगा बोलो? म्यू वॉयलेट माइनस 1। हल्का है इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से कर रहा हूँ। म्यू येलो क्या हो जाएगा? म्यू फॉर येलो माइनस 1 इंटू ए। तो क्या बन गया? तो डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड, इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, ए कॉमन ले लेंगे तो दिस विल बी म्यू वॉयलेट माइनस म्यू आर इंटू ए। तो बच्चे ओमेगा क्या आ गया? तो ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए अपॉन म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए। ए से ए कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया म्यू वॉयलेट माइनस म्यू आर अपॉन म्यू येलो माइनस 1। तो हम आगे बड़ी क्लास में इसको डी म्यू भी लिखते हैं बच्चे, डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1। तो खाली जब हम ऐसे लिख दिया मैंने, बता दिया आपको, ठीक है। डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1। आपके इतने सिलेबस में कुछ नहीं है, आगे इसका फर्दर पढ़ते हैं तो बड़ी क्लास में, और आगे टॉपिक है। तो ये बच्चे ओमेगा, ओमेगा ध्यान रखना ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो आज मैंने आपको डिस्पर्सिव का डिस्पर्शन बता दिया, क्यों डिस्पर्शन होता है, क्या रीज़न होता है। इसके बाद बच्चे एक छोटा सा टॉपिक और कि हमारे पास दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है, उससे हम कैसे करेंगे। डिस्पर्शन है विदाउट डेविएशन है, डेविएशन है विदाउट डिस्पर्शन है। ये सारा हम करके फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ चलेंगे, लेकिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बाद में कराऊंगा, उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करा लेंगे, ठीक है। आई एंड द मीटिंग नाउ। आप लोग इसको रिवाइज करें, और जो बच्चे नए हैं वो पुराने सारे वीडियोस देख सकते हैं, उसमें प्लेलिस्ट है जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स, ठीक है। और कैसा लग रहा है आपको कमेंट्स करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। आई एंड द मीटिंग।